Assalamu alaikum. I'm Raja Umar, your host for the IBA Times, and today I'll be hosting a webinar discussing what breast cancer is and how it affects the society. We've been talking about breast cancer for years now, but specifically, why do we host webinars? Why do we host sessions in this month? Because this month is considered as the Breast Cancer Awareness Month, and that's why the IBA Times, the team of the IBA Times, has decided to invite a few people Children's Hospital and Roshan. And now I'll start with introducing the people we are going to interview. Right. The first person we have here is Mohammad Tausif. He's a fourth year MBBS student from the King Edward Medical University College. And then we have Hafsa, who is a cancer survivor, who has battled cancer, who has battled breast cancer. And then we have Shahid, who is a second year BBS student at the IBA. But he's in gap year right now because his mom developed breast cancer and fought it off. So we'll be discussing the ideas of breast cancer with everyone and how it affects the society and the person and the mental health of the person and how to battle it. So first of all, I'll start with Mohammad Tausif. Tausif, assalamu alaikum. How are you? Tausif, I cannot hear you. Can you hear me? I think you have a weak internet connection. Can you guys hear him? Shahid and Hafsa, आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? No. अच्छा, wait a minute. I'll try to sort it out with the team. आप एक मिनट वेट कीजिए. अच्छा, Tausif, until you get your internet connection back, until you get a good internet connection, मैं हफ्सा से स्टार्ट करता हूँ. हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम. आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. हफ्सा, मैं आपसे देखिए, ये काफ़ी एक ज़ाती मामला होता है, तो मैं आपसे ऐसे सवाल करूँगा जिससे लोगों को मदद पहुँचे, ठीक है? ताकि लोग जनरली इस बारे में बात नहीं करना चाहते. लोग जनरली इस बीमारियों से, लोग जनरली ज़ाती मसाइल से दूर रहना चाहते हैं. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे सवाल किए जाएँ जिससे और लोगों को फ़ायदा पहुँचे. तो आपसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपको कब पता चला कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है? आपको कब पता चला, कब डायग्नोस किया गया आपको ब्रेस्ट कैंसर? डायग्नोज तो पता चलने के, अंदाज़ा होने के 6 मंथ्स के बाद हुआ. मुझे लम्प था और जिसमें अभी आपने कहा कि लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, तो मैंने भी नहीं की थी किसी से भी बात, और ना ही मैंने अपनी फैमिली को बताया था, और ना ही मैंने उसे चेक करवाना ज़रूरी समझा था. और 2020 के लास्ट में, दिसंबर 2020 में मैं फ़र्स्ट टाइम गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी, जिसने मुझे, पहले से मैं डरी हुई थी, मज़ीद डराया था कि ये कैंसर है और आप जितना जल्दी हो सकता है वो आप शौकत खानम या अनमोल कैंसर हॉस्पिटल चली जाएं. तो फिर जनवरी का महीना मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती रही कि मैंने जाना है या नहीं जाना, जनवरी 2021 में. और तब में जाके फिर मैंने शौकत खानम में फाइनली जाके अपना ये चेकअप करवाया, और 5 मार्च 2021 में मुझे डायग्नोज हुआ कि मुझे कैंसर है. ओके. हफ्सा, आप कौन से इलाके से बिलोंग करती थी, एंड आई मीन व्हाट वर द रीजंस? किन रीजंस की वजह से आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने अवॉइड किया गायनेकोलॉजिस्ट को बताने में, या इवन अपनी फैमिली को, अपनी पेरेंट्स को, अपनी बहन या कोई अपनी कजन को बताने में?
ऐसा क्या रीजन था? आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, you are audible. हफ्सा क्योंकि आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। नॉर्मली हम लोगों में बहुत खौफ है कैंसर वर्ड का ही, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, हर तरह के कैंसर का बहुत ज़्यादा टेरर है कि ये पता नहीं क्या बीमारी है, और वाकई ये है भी बहुत खौफनाक बीमारी है। लेकिन उस वक्त मैं ऐसे कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करती जहाँ पर कोई मतलब मुझे इशू होना था, लेकिन मैं मेंटली तौर पर खुद तैयार नहीं थी कि मैं ऐसी किसी सिचुएशन से या ऐसी किसी बीमारी से गुजर सकूँ। एक्सेप्टेंस नहीं थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब समझ आना शुरू हुई कि नहीं ये मेरे लिए आगे मसला करेगा, तो फिर जाना ज़रूरी समझा। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मुझे अबाउट 6 मंथ्स लग गए थे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि मेरा जाना डॉक्टर के पास ज़रूरी है। जी, तो हफ्सा आपने बताया कि आपको लंप मतलब आपने लंप को नोटिस किया, लेकिन आप 6 मंथ्स तक यू डिडंट गो टू अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास नहीं गई, आपने किसी को बताया नहीं। तो ये आपको कैसे मतलब आपको कैसे अंदाजा हुआ कि देयर इज मतलब कोई प्रॉब्लम है, यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर? ये आपने कहीं फेसबुक, कहीं इंटरनेट, यूट्यूब, कहीं से आपको पता चला था कि हाउ टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पर्सनली, जिस तरह पोस्ट होती हैं उससे पता चला था आपको? सबसे जो कॉमन साइन है ना इसका ब्रेस्ट कैंसर का, वो लंप ही बनता है सबसे पहले, और दूसरा ये पेनफुल नहीं होता, ये पेन नहीं करता। और तीसरी बात ये कि आपकी बॉडी में कोई ख़ास चेंज आप फील नहीं करते हो अगर ये इनिशियल स्टेज पर है। बस वो छोटा सा एक लम्प था और मुझे लगा कि शायद ये कैंसरस है। मुझे ऐसा सिक्स सेंस बंदे की अलर्ट करती है, जी जी और मैंने ज़ाहिर है गूगल भी किया, यूट्यूब भी किया, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट आपको कोई ऐसा साइन देगा, बताए, वो नहीं समझ आती जब तक आप प्रॉपर इसके लिए जाके टेस्ट ना करवाएं। अल्ट्रासाउंड से लेकर बायोप्सी तक काफ़ी ड्यूरेशन है टेस्ट का, काफ़ी टेस्ट होते हैं, उसके बाद कहीं पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं है और कौन सा है, कौन सी स्टेज का है। तो ये पता लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चले, तो हफ्सा आपने मेंशन ही कर दिया, तो मैं आपसे अगला सवाल यही करूंगा कि आपने भी मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कौन सी स्टेज का है। तो मेरा सवाल ये होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हॉस्पिटल गई, सेकेंडली कितने टेस्ट हुए, बिकॉज अगेन नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट। अभी हम लोग एक स्पेसिफिक क्लास को टारगेट नहीं कर रहे, ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो उन टेस्ट की बिल्कुल। लागत कितनी थी, उसके अलावा हॉस्पिटल की फीस कितनी थी, और फिर आपको कौन से स्टेज का कैंसर हुआ, उसकी ट्रीटमेंट कितनी लंबी चली, केमोथेरेपी और अलावा जो ड्रग्स होती हैं उसके साथ जो मेडिसिन होती हैं। आप समझती हैं कि ये एक आसान प्रोसेस है? क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है, तो क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारी रियासत, क्या हमारे इदारे इतना आसान बना रहे हैं एक आम इंसान के लिए कि वो इस बीमारी से लड़ सके? पहली तो बात आपने खुद की ना कि ये किसी को भी हो सकता है, तो इसमें ये है कि मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री वाला हिसाब नहीं था, मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, ठीक है, और ना ही मैंने कभी दूर दूर तक इसका कोई पेशेंट देखा था, और मैं मैरिड भी नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने से हो जाता है, कि शादी लेट या जल्दी होने से हो जाता है, तो ऐसे कोई मसले नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में 13 से 14 साल की लड़की और लड़के भी देखे हैं विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जी तो ये किसी को भी हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी को भी किसी भी एज पर ये डेवलप हो सकता है। तो ये सब सिर्फ बातें हैं कि फलां फलां रीज़न है या फलां फलां वजह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आता है, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना था। मेरा भी इस तरह प्रॉब्लम था, वो गायनोकोलॉजिस्ट, आम गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बताया कि आप चली जाएँ ऐसे हॉस्पिटल। तो मैं पहले अनमोल कैंसर हॉस्पिटल गई थी, जो लाहौर के शेख ज़ायद हॉस्पिटल के पास है। वहाँ पर गई, वहाँ पर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सही तरह से उन्होंने डील नहीं किया। वहाँ वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रश भी बहुत होता है, इस वजह से फिर मैं शौकत खानम चली गई। और ख़र्चा और पैसे, टेस्ट, इन सब का देखा जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। आम किसी भी बीमारी को इससे रिलेट नहीं किया जा सकता। इसका एक अल्ट्रासाउंड भी आम अल्ट्रासाउंड जैसा नहीं है, डिफरेंट है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका ट्रीटमेंट।
स्टार्ट में हमें भी ये टेंशन थी कि इसका हम कैसे अफोर्ड कर सकेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद शौकत खानम में वहाँ पर है ये ऑप्शन कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो आपको फुली फंडेड भी देते हैं ट्रीटमेंट, और रैशनल भी देते हैं रेशो पर कि इतना आप और इतना हम कर लेंगे। तो इस तरह करके मेरा 100% जो था वो फुली फंडेड था हॉस्पिटल के थ्रू। तो मुझे किसी भी टेस्ट या किसी भी थेरेपी के लिए पे नहीं करना पड़ा, इवन सर्जरी के लिए नहीं करना पड़ा। वो सब हॉस्पिटल के तरफ से ही हुआ है मेरा, शौकत खानम की तरफ से। और वहाँ पर 85% पेशेंट्स को ये दिया जा रहा है। वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे ही हैं जो हॉस्पिटल के थ्रू ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खुद पे नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें कि नॉर्मल रूटीन में अगर हमने कोई टेस्ट करवाना है 2-2.5-3 हज़ार अगर हमने पे करने हैं तो वो तो एक टेस्ट है या 2 है, इसके तो 10-10 इकट्ठे होने हैं और डेली बेसिस पे भी होने हैं समटाइम्स। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छा खासा भाई फाइनेंशियली स्टेबल बंदा भी ना इसे अफोर्ड करने में थोड़ा सा सोचता है कि मैं कैसे इसको अफोर्ड कर सकूँगा। फिर उसके ओके बाद पहले पहले जो है वो सिंपल आपके टेस्ट होते हैं। आपका डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही चेक करता है आपको, कंसल्टेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं। उसके बाद एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, फिर बायोप्सीज़ हैं। मेरी 4 बायोप्सीज़ हुई थी। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी। सर्जरी में उन्होंने लंप रिमूव किया था। स्टेज मेरी उन्होंने बताई थी कि फर्स्ट स्टेज है। अगर थर्ड स्टेज एक्सीड कर जाए तो नॉर्मली वो कहते हैं ब्रेस्ट रिमूव करने का। और बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन होता भी है। उसके बाद कीमोथेरेपी आ गई। कीमोथेरेपी मेरे 8 साइकिल थे, उसमें 4 मंथ्स लगे। रेडियोथेरेपी आ गई। रेडियोथेरेपी में मुझे 20 सेशंस लगे और आज मेरा लास्ट था। आज आपका लास्ट सेशन था? हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हाँ, मेरा तो आई लास्ट यू सेशन। ओके, व्हाट डू दैट, मतलब टेस्ट क्या कह रहे हैं? आप रिमिशन में हैं और पूरी रिकवर हो गई है, रिकवरी हो गई है? मेरा जो था केस वो इस तरह का था कि मेरे जो मुझे लंप बना था ना वो कैंसरस नहीं था। जब मैं चेकअप करवाने के लिए गई तो एक साथ छोटा सा लंप था जो फील नहीं होता था, वो कैंसरस था। तो जब मेरी सर्जरी हुई है तो उन्होंने ट्यूमर सारा वो रिमूव कर दिया है। कीमोथेरेपी मुझे इसलिए लगाई गई है ताकि ये दोबारा ना बने, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैं तो उस वक्त आई जब मीन, मेरी सर्जरी, हाँ जी, जी जी, बोलिए 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 बोलिए। जब मेरी सर्जरी हुई है मैं तब ही कैंसर फ्री हो गई थी। खुशी की बात है हम सबके लिए ये। और हफ्सा, मैं आपसे एक दो और सवाल करना चाहूंगा। देखिए देखिए, कैंसर जो है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लोग इसको ऐसे समझते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ये ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान को लग गई तो फिर मौत के अलावा उसका कोई 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 हल नहीं। मतलब उस बंदे को जितने दिन गिने जा सके उस बंदे के, लोग इस तरह कंसिडर करते हैं पाकिस्तान में। तो इससे पहली चीज ये आती है कि बंदे में ना उम्मीदी आ जाती है। बंदा फिर मेंटल स्ट्रेस, जिसके अंदर और 10 चीजें आ जाती हैं, वो साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकली बीमार हो जाता है बंदा। दूसरी चीज ये, पहले आप इस पे बात कीजिएगा कि आपने इससे कैसे बैटल किया। क्या आप, मतलब फैमिली में लोग क्या बातें करते थे, उसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी या जो भी, उसके अंदर आपने कैसे डील किया, लोगों से कैसे फेस किया? सेकेंडली, आपने अभी खुद बताई अपनी स्टोरी, तो क्या कीमोथेरेपी एंड सर्जरी या जो भी रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन ये इफेक्टिव हैं? बिकॉज पीपल इन पाकिस्तान थिंक दे आर नॉट। लोग पाकिस्तान में समझते हैं जनरली सोसाइटी में कि डॉक्टर्स ऐसे ही हमें बिल बनाने के लिए दे देते हैं। तो क्या ये इफेक्टिव है? मतलब आपसे सवाल करना चाहूंगा मैं। दो सवाल है मेरे। अब सबको आवाज आ रही है मेरी? हफ्सा, आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। I'll wait for her because मेरा सवाल है उनसे, फिर उसके बाद I'll move towards शाहिद रसूल and then हफ्सा, आपको मेरी आवाज आ रही थी? आपको मेरा सवाल पहुंच गया था? लास्ट से थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ। पीपल ऑफ पाकिस्तान पर आपकी हाँ, आवाज़ कटी थी। देखिए पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं कि
पाकिस्तान में लोगों को ना डॉक्टर से एक मसला है, लोग समझते हैं डॉक्टर्स बिल बनाने के लिए टेस्ट लिख देते हैं, या डॉक्टर्स का ही काम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स को नहीं, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों को लगता है डॉक्टर्स को मेडिसिन नहीं पता। तो आई मीन व्हाट वुड यू लाइक टू से कि कीमोथेरेपी जो है और उसका रेडियोथेरेपी जो है एंड मेडिसिन हैं और जो जो तरीके हैं, सर्जरी हो गई, दे डू, मतलब इनसे फायदा होता है, इनकी अफादियत है या नहीं है, ये सवाल है आपसे। और वो मेंटल जो आपका स्ट्रेस वगैरह की बात थी, हाँ, पहले साइकोलॉजिकल। आपने कहा कि नाउमीदी आ जाती है, तो मैं जब बीमार हुई थी, मतलब जब मुझे डायग्नोज हुआ था, तब सबसे पहला क्वेश्चन यही था मेरे माइंड में कि अब मेरी ज़िंदगी क्या है, इसके बाद क्या होना है मेरे साथ, और इसको गुजरने के बाद, सारी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से गुजरने के बाद क्या बचता है ज़िंदगी में। मतलब आपकी अपीयरेंस तो रहती ही नहीं है सिरे से, आप अपने आप को खुद भी नहीं पहचान सकते। तो देखा जाए तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो कल जिंदा होगा या नहीं, दावा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए तो नहीं है ये। तो फिर आप मैं कोई भी नहीं कह सकता कि मैं जी कल दावे से जिंदा हूँ या मर जाऊंगा। तो ऐसा नाउम्मीद होना या इस पर रोना धोना या परेशान होना, ये गलत है। और नॉर्मली हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि किसी से भी मिलने जाएंगे, किसी कैंसर पेशेंट से, किसी भी पेशेंट से, फलां को हुआ था और वो मर गया था। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि फलां फलां को हुआ था और वो तो नहीं बचा, वो तो नहीं बचा। और बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो अब फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत सारे कहने को रिश्ते भी हैं जो अब नहीं हैं साथ। तो ये सब चीज़ें तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ हैं। ये तो कोई भी मसला आए, बुरा वक्त आए, तो लोग छोड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये नाउमीदी वाली बातें और मेंटल स्ट्रेस ये आता है, और सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी के दौरान आता है। अब ये इफ़ेक्टिव है या ये नहीं है, ये भी आपके अपने माइंडसेट पर जा रहा है कि आप कितना पॉजिटिव हो, आप कितना इस मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं कह रही थी कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा। अगर आपने बचना ही नहीं था तो आप डायग्नोज़ ही ना किए जाते। आपको अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ ज़ाहिर कर दी है तो इससे बचाने के लिए ही ज़ाहिर की है। वो लोग भी हैं जिनकी तशख़ीस ही नहीं हो पाती है, उनको लास्ट स्टेज पर भी नहीं पता चलता कि हमें कैंसर है। तो जब उसका कोई इलाज नहीं रहता, तो अर्ली स्टेज पर इसका इलाज है, बिल्कुल है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, अभी 2 माह पहले तक मैं कीमोथेरेपी से फ्री हुई हूँ, और तब आप मेरे ना ये बाल थे फेस पे, जो मेरी अब आईब्रोज हैं, आईलैशेज़ हैं, और ना मैं बोल सकती थी माउथ अल्सर की वजह से। अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो ये सब जो बातें लोग करते हैं कि ऐसा नहीं है तो वैसा है, लेकिन ये सब आपकी अपनी विल पावर पे है, पॉजिटिव रहने पर है, अल्लाह ताला पर यकीन पर है। और डॉक्टर्स कोई खुदा तो नहीं है ना, वो तो बस कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी कोशिश पर आप यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें। ये इतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना दिया। मैंने फेस किया है ना, तो मैं कह रही हूँ ये महसूस करना वाकई बहुत मुश्किल है, इससे गुजरना भी मुश्किल है, लेकिन जितना ये लोगों ने मुश्किल बना दिया है उतना नहीं है। जी अफसा, आपने मेंशन किया कि कीमोथेरेपी से जब आप गुजर रही थी तो ऑब्वियसली हेयर लॉस होता है, बॉडी वीक हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाते हैं। तो उसके दौरान हाउ डिड यू डील विद इट, आपने उससे कैसे कोप किया? क्योंकि फिर आई गेस उसके लिए भी डॉक्टर और दवाइयाँ देते हैं, उससे बंदा फिर ऑब्वियसली जब उस कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, बॉडी इतनी वीक है, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जॉब या स्कूल जो भी है, उससे उससे दिमाग एक हट जाता है, उससे बंदा पीछे हट जाता है। तो हाउ डिड यू डील विद दैट, आपने उससे कैसे डील किया? हाँ जी, जब मुझे बताया कि मैंने कीमोथेरेपी से गुजरना है, डॉक्टर ने मेरी सर्जरी के बाद, तो साइकेट्रिस्ट से भी 2-3 मेरे सेशन हुए, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल जाओ तो आप स्ट्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो, लेकिन मैं तो पेशेंट थी, तो मेरा तो जाना ज़रूरी था। तो वहाँ जाने की वजह से, शौकत खानम बार बार जाने की वजह से, और वहाँ मुख्तलिफ तरह के कैंसर पेशेंट देखने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। तो इस वजह से फिर डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मेरा एक वाहिद कंसर्न था कि मेरे सर के बाल ना उतरे, बाकी मुझे और कोई कंसर्न नहीं था। मैंने बचना है नहीं बचना, ये सारी बातें बात की थी, लेकिन मेरे बाल ना उतरे। तो फिर मैंने ये देखा कि मुझे डॉक्टर्स ने भी और वहाँ पर मौजूद पेशेंट्स ने भी यही चीज़ समझाई कि बाल आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चली जाए तो वो वापस नहीं आती।
तो आपने अपना सर्वाइवल पहले देखना है। आपकी जो ब्यूटी कंसर्न्स हैं या जो आपकी अपीयरेंस है, ये फिर आप मेंटेन कर लोगे। और कीमोथेरेपी एज सच एक ऐसी थेरेपी है जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हर एक्टिव सेल को तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं, जैसे आपकी स्किन है वो डार्क हो जाती है, आपके बाल उतर जाते हैं, नेल्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लैकिश हो जाते हैं, कुछ लोगों के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा आप चलने फिरने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम तो वो खुद ही ख़त्म कर देते हैं ना, इम्यून सिस्टम तो रहता ही नहीं है, आप खा पी सकते ही नहीं हो। तो उससे कोप करने के लिए आपको हौसला रखना पड़ता है, अपने अंदर बर्दाश्त लानी पड़ती है, इस चीज़ की बर्दाश्त कि मैंने ठीक होना है, ये हौसला कि मैंने ठीक होना है, और ये टेम्परेरी है। और बाकी टेम्परेरी होते हैं, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी हैं। इवन हेयर फॉल भी, नेल्स का ख़राब होना, स्किन का ख़राब होना, हर चीज़ टेम्परेरी है। कुछ महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं अब आपके सामने बैठी हूँ, 2 महीने लगे हैं सिर्फ मेरे फेस का लुक वापस आने में। तो 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये तो आप घर में रह के भी गुजार सकते हो। और कीमोथेरेपी में डॉक्टर्स यही कहते हैं कि घर में ही रहा जाए। एक तो कोविड की वजह से भी कहा जा रहा है अब कि पेशेंट पहले से इतना परेशान है और बीमार है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब गैदरिंग्स में जाया जाए या ऐसे जगहों पे जहाँ पर आपको कोई ना कोई खतरा है कोविड लगने का या कोई भी और मसला होने का। तो ये एक टाइम पीरियड कीमो का जो होता है ना, वो घर पर ही गुजरता है, एक कमरे में। अगर सर्दी है तो आपको हीटर चाहिए, अगर गर्मी है तो आपको एसी चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, थैंक यू हफ्सा। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको कि आपने इस बीमारी से लड़ा और आप सक्सेसफुल रही। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी सेहतमंद रहेंगी। बाकी आपसे मैं फिर से सवाल करूँगा आखिर में। अभी आई ट्राई टू इन्वॉल्व तौसीफ। इज ही हियर? इज तौसीफ हियर? ओके, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? तौसीफ, कैन यू हियर मी? I cannot hear you, and neither can I see you. Tausif, I cannot hear you. अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको? शाहिद, मुझे पता चला कि आप सेकंड ईयर के बीबीए स्टूडेंट है, मेरे सीनियर हैं आप। हाँ, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ और इस वक्त मैं गैप ईयर में मैंने सेमेस्टर क्लियर किया हुआ अपना। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही प्रायोरिटी है, और वो मेरी वालदा हैं। और इस वक्त मैं उनके इलाज वगैरह के, क्योंकि अच्छा, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ तो सकता। मैं अब आपने मेंशन कर दिया तो फिर मैं वहीं से सवाल करूंगा। शाहिद, आप शाहिद आपको आपको कब पता चला, मतलब आपकी फैमिली ने या फिर आपकी वालदा ने herself, when did she diagnose that she has breast cancer? उनको कब तो पता चला? ये इतना था कि जब लास्ट मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ और मैं वापस आ गया था घर, तो उन दिनों के बाद, यानी इसके बाद समर स्टार्ट हो गया। समर स्टार्ट होने के बाद मैंने घर ही था और कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ, मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं था। तो एक दिन वालदा मेरी खाना बना रही थी, तो खाना बनाते हुए उन्हें अपने चेस्ट के ऊपर एक लंप महसूस हुआ, और लंप काफी अच्छा खासा साइज का था, वॉलनट के साइज का वो एक लंप था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि ना, मेरी ना इधर एक लंप है, तो ये कैंसर होता है। मैंने हाथ लगा कर देखा तो मुझे वो फील हुआ, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इतना बड़ा बन गया, और अचानक तो नहीं बना होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बना होगा। तो तब तो मैंने अपनी अम्मी को थोड़ा सा हौसला दिया। मैंने कहा, अम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपने परेशान नहीं होना, ये बस होता है, खत्म हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन मैंने उनको हौसला देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने गूगल, यूट्यूब, इस तरह की चीज़ों को सर्च किया, और मैंने कुछ डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप, जो मेरे कुछ दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे, तो मैंने तौसीफ साहब भी थे, इन्होंने मुझे कहा कि आप सबसे पहले टेस्ट वगैरह करवाएं।
अब मैं इस शहर में रहता हूँ, वो खाने वाले, और वहां पर कोई ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं था, कोई कोई भी नहीं था जिसे मैं जाकर जिसे चेकअप करवा सकूं। तो जो लेडीज डॉक्टर होती हैं, लेडीज स्पेशलिस्ट होते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज नहीं कर सकते, इसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, वहीं और ट्रीटमेंट के लिए अलग ऑन्कोलॉजिस्ट होगा और डिटेक्शन के लिए अलग होगा। तो अब वो भी नहीं था कोई, तो बस एक कैंसर का एक डॉक्टर था, तो मैं उसके पास चला गया, उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, उसने कहा कि मैं मेडिसिन दे देता हूँ, अगर तो इसका साइज कम हो गया तो ठीक है, आप कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज कम नहीं होता ना, तो आपने इसका सिटी स्कैन करवाना है, फिर आपने मेरे पास नहीं दोबारा आना। तो फिर मैंने सेम यही किया कि जैसे ही उसे हमने मेडिसिन ली, 2 दिनों के बाद उसका साइज कम हो गया, और उन्हीं दिनों में मुझे एक इंटर्नशिप के लिए मुझे कैंपस आना पड़ गया, कराची वापस। अब मैं पंजाब से वापस कैंपस कैंपस चला गया, 1 मंथ में, उन दिनों में समर थे, यूनिवर्सिटीज क्लोज थी, कोई भी नहीं था उधर, मैं सिर्फ इंटर्नशिप के लिए गया हुआ था हॉस्टल। मैं हॉस्टल में रह रहा था, और अब 1 महीना गुजर गया, इंटर्नशिप क्लोज हुई, मैं वापस आ गया जुलाई में। तो जैसे ही जुलाई, अब 2023 को ईद थी, तो अब क्या करना था मेरे लिए सबसे बड़ा मसला तो ये था कि जब मैं जैसे ही घर वापस आया, तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि लम अभी भी वैसे का वैसा है, अभी उसका साइज या उसका ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन अम्मी अब बता नहीं रही। अब ये इतनी ड्यूरेशन के अंदर यकीनन अम्मी बार बार सोचती भी होंगी, किसी को बताया भी होगा, और आपको पता है खवातीन एक ही बात डरा देती हैं कि भाई मेरे उस बेटे के चाचू के मामू के किसको हुआ था, एंड ही विल। तो वो काफी डरी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को फोन किया, मुल्तान में वो रहता था, तो उसे मैंने कहा, मैंने कहा यार मुल्तान में ना कोई स्पेशलिस्ट ढूंढ के दो मुझे ना ब्रेस्ट कैंसर का। उसने कहा ठीक है, हमारे घर के अंदर भी 2 कैंसर सर्वाइवर्स हैं, मैं उन्हीं से रब्ता करके ना आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट करूंगा। और वहां पर मुझे उन्होंने डॉक्टर सजेस्ट किया, डॉक्टर तानिया। डॉक्टर तानिया ब्रेस्ट कैंसर यानी वो डायग्नोज कर सकती थी। तो हम उनके पास गए, उन्होंने 2 टेस्ट सजेस्ट किए, एक मेमोग्राफी था और एक एफएनएसी थी। एफएनएसी इज समथिंग जिसे हम एक टेस्ट कहते हैं छोटी सिरिंज वाला टेस्ट, और एक होता है बड़ी सिरिंज वाला टेस्ट कहते हैं, जिसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी नहीं हुई थी। तो मेमोग्राफी यानी मैं 28 को गया, 29 को रिपोर्ट आ गई और मुझे पता चल गया कि ये कैंसर है। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया, मैंने मेरी मेरी वालदा मेरे बिल्कुल साथ खड़ी थी। 29 को हम दोबारा गए थे एफएनएससी करवाने के लिए, क्योंकि एफएनएससी के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, और वहीं उसे वहां से वो सैंपल ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता। ये आम लेबोरेटरी वाले नहीं ले सकते, उसके लिए एक डॉक्टर होता है, वो खुद आके वो टेस्ट लेते हैं। तो अब मेरी अम्मी मेरे साथ खड़ी थी, और वो मुझे पूछी थी, वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मैं कहा सब रिपोर्ट सही आ गई। और उन्हें उस वक्त काफी रिलैक्स हो गई कि हाँ चलो मेरी रिपोर्ट सही आ गई। अब जो एफएनएससी की रिपोर्ट थी वो 15 दिन के बाद आनी थी। अब मेरा बेसिक कंसर्न ये था कि अगर मैं इनको 15 दिन, जब तक एफएनएससी की रिपोर्ट नहीं आती, इनको मेंटली तौर पे काम डाउन रखना, इनको कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं कहना, और जितना इनको मैं रिलैक्स रख सकता हूँ मैं रिलैक्स रखूँ। और मैंने किसी को भी नहीं बताया, हालांकि मुझे पता था, और फैमिली मेंबर्स को मैंने किसी को नहीं बताया, अपने घर में मैंने किसी को नहीं बताया, बहन भाइयों को, अंकल्स को, किसी को भी नहीं मैंने बताया। मैंने कहा कि जब तक मैं इसे अपने अपने अंदर रख सकता हूँ, मैं अपने पास रखूंगा इस खबर को, उसके बाद मैं सबके साथ शेयर करूंगा जब ये थोड़ी सी मेरे लिए आउट हो जाएगी। अभी मैं क्यों किसी को, अभी मैं किसी को बताऊंगा, वो अम्मी को बताएंगी, अम्मी और ज्यादा परेशान होंगी। तो आई थिंक 20 और 13 को रिपोर्ट्स आ गई थी अपनी, और उसके ऊपर लाइक, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर, तो मुझे पता था रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने ये साफ मेंशन था, देयर इज अ कार्सिनोमा सेल्स एसोसिएटेड विद द स्किन। तो मैं काफी परेशान हो गया, मेरे लिए मेंटली बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी कि अ, उस दिन तो मैं नहीं सो पाया ना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा ये टेंशन की बात थी कि अम्मी को कैसे बताऊं और इसका आगे इलाज कैसा हो, कैसे होगा। मैंने डॉक्टर तानिया को दोबारा कॉल की। डॉक्टर तानिया ने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप अब 2 टेस्ट मजीद करवाएंगे। उसमें एक सिटी स्कैन था और एक बोन स्कैन था। बोन स्कैन एंड सिटी स्कैन इज समथिंग फॉर टू डायग्नोज द स्टेज ऑफ कैंसर, के ये कैंसर कितना फैल चुका है और कहाँ तक की जा चुका है। अब बोन स्कैन होना था पंजाब के अंदर सिर्फ चंद एक जगहें हैं जहाँ पर ये बोन स्कैन होता है, जिसमें मुल्तान में एक मीनार था। अब मीनार में हमने, जब मैं मीनार में मैं अपनी अम्मी को अगले दिन मीनार लेके चला गया। अब 15 को मैं मीनार लेकर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये टेस्ट आज नहीं होगा, ये तो आपको अगले महीने आना पड़ेगा, हम आपको आज का अपॉइंटमेंट देंगे।
अब मैं वहां पर सोच रहा हूँ कि अगर ये 15 दिन के बाद यानी 20 दिनों के बाद मैं टेस्ट करवाने आऊंगा तो इलाज मैं कब स्टार्ट करवाऊंगा। तो मेरे लिए वो एक वीक और ज्यादा परेशानी का हो गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फिर मैंने कहीं ना कहीं से बात करवा कर मैंने 1-2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट ले लिया। बोन स्कैन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आ गया। बोन स्कैन क्लियर आने के बाद अब मैं मेंटली तौर पे फिट था कि अब काफी बेहतरी है। कैंसर अपनी सिर्फ पोजीशन के ऊपर है। बोन स्कैन क्लियर आने के बाद अब दूसरी चीज थी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन टू डिटेक्ट द कैंसर सेल इन द बोन इन द इनसाइड द बॉडी, कि कहीं लिवर लंग्स या हार्ट को इसने कहीं डिफेक्ट तो नहीं कर दिया। तो वो भी क्लियर था, सिटी स्कैन भी क्लियर था। अब मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ कंपाइल, अब जब मैंने सिटी स्कैन करवाया ना, तो सिटी स्कैन करवाने के बाद मेरी वालदा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। क्योंकि वो जो सिटी स्कैन होता है वो अ, उसके अंदर एक इंजेक्शन वो ड्रिप लगाते हैं वो टेस्ट करने के लिए। तो उसकी तबीयत खराब हो गई, अम्मी को जलन होने लगी चेस्ट के ऊपर, तो बहुत ज्यादा ना वो मेरे से उस दिन देखा नहीं गया। तो मैंने कहा कि कैंसर तो डायग्नोज हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप शौकत खानम ले जाएं, शौकत खानम के अंदर इसका इलाज हो जाएगा। अब मैं अपनी अम्मी को अगले दिन शौकत खानम ले गया, और जिन दिन शौकत खानम लेके गया उससे अगले दिन 9th और 10th मुहर्रम की छुट्टियां होने वाली थी। मैं 8 मुहर्रम को मैं लेकर गया अपनी वालदा को शौकत खाना। शौकत खाना वालों ने चेक किया, उन्होंने एज का कहा, उन्होंने कहा जी कि आपकी वालदा 45+ है, हम इनका इलाज कीजिए। अब मेरी वालदा को मैं खाने वाल से लाहौर लेकर गया हूँ, अभी भी इनके माइंड में कुछ नहीं है कि मुझे कैंसर है या नहीं, अभी भी इनको कुछ नहीं पता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप इन्हें मीनार ले जाएं, आप इन्हें अनमोल ले जाएं। तो उस दिन मैं लाहौर पे जितने हॉस्पिटल फिर सकता था ना, मैं सब हॉस्पिटल में गया जिनमें कैंसर केयर भी था, अनमोल भी था। लेकिन फिर कहीं पर भी कोई मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। और फिर उस दिन मेरी अम्मी रोने लगी मुझे गले लगा के कि भाई तुम मुझे कुछ 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 है जो तुम मुझे नहीं बता। तो मैंने उन्हें हौसला दिया, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन फिर हमने निश्तर से हमने इनका ऑपरेशन करवाया। निश्तर से जब इनका ऑपरेशन हो गया था, उन्होंने इनकी पूरी चेस्ट रिमूव कर दी, राइट साइड की। तो जब उनकी वो जो चेस्ट रिमूव कर दी तो उसके बाद उनको भी पता चल गया था कि भाई मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने उनको बता दिया कि आपको कैंसर है, लेकिन हम आपकी चेस्ट रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद आप मेंटली तौर पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो वो चेस्ट रिमूव कर दी। चेस्ट रिमूव करने के बाद अब रिकवरी का टाइम था। 10 से 20 दिन उनके रिकवरी के ऊपर लगे। और 20 दिन रिकवरी के बाद अब वो फुल एंड फाइनल बिल्कुल ठाक, इनको कोई मसला नहीं है। अब उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई है। अब कीमोथेरेपी के अंदर उनकी डाइट में मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हूँ। उनकी पहली कीमोथेरेपी हो गई है, अब दूसरी कीमोथेरेपी के ऊपर हम जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी के दौरान जो सबसे जो बड़ी एक अजीब और अफसोस की बात है ना, कि इसके डायग्नोज करने के बाद आपको रुकना नहीं चाहिए या इंतजार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक एक रिपोर्ट जो होती है वो तकरीबन 20-20 दिनों के बाद है, या लाइक बायोप्सी की जो रिपोर्ट होती है वो 20 दिनों के बाद आई हमारे। ऑपरेशन के बाद उन्होंने हमें वो लंप दे दिया, उन्होंने कहा कि आप इसकी बायोप्सी करवाएं। तो बायोप्सी जब हमने करवाई तो बायोप्सी के अंदर वो आ गया कि ये इनको ग्रेड 3 का कैंसर है, जो सबसे एग्रेसिव कैंसर होता है। तो ग्रेड 3 एंड स्टेज इज समथिंग टू डिफरेंट थिंग। स्टेज होता है कि आपके जिसम में कितना डेवलप करती है, और ग्रेड होता है कि वो कितना एग्रेसिव है। तो वो ग्रेड 3 का कैंसर था। बायोप्सी के ऊपर भी हमारे अच्छे खासे के 25,000 रुपए की सिर्फ हमारा वो टेस्ट हुआ। उसके बाद बोन स्किन का भी टेस्ट के पैसे, और इधर उधर हमारे बहुत ज्यादा पैसे तो लग गए, वो तो लगने ही थे। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा है। लाइक एफएनएसी की रिपोर्ट 15 दिनों के बाद आती है, मेमोग्राफी तो 1-2 दिनों में मिल जाती है आपको। तो इन टेस्टों की रिपोर्ट के ऊपर बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। तो जितनी जल्दी आप डायग्नोज करवा लेते हैं ना, डायग्नोज के बाद इसका दूसरा मरहला होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद होती है कीमो, और कीमो के बाद रेडिएशन वगैरह होती भी हैं, नहीं भी होती। तो बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं जो एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये थी कि मेंटली तौर पर अपनी वालदा को ठीक रखना। मैंने अपनी वालदा से 1 महीना छुपा के रखी बात, और 1 महीना वो बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर सुकून में थी, उनको कुछ कुछ टेंशन नहीं थी। लेकिन जब मैं उनको शौकत खानम से लेकर आया था और मैं उनको निस्तर में लेकर गया ऑपरेशन के अपॉइंटमेंट के लिए, तब उनको पता चल गया था कि मुझे कैंसर है। तो वो एक वीक के अंदर मेरी नजरों को देखते ही देखते बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो एक बात का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 1 महीना हाइड करके रखा। जो बॉडी पे इफेक्ट हुए भी सही मेंटली या फिजिकली, वो सिर्फ एक वीक की टेंशन थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरी वालदा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये कि मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको मैं किसी वक्त भी छोड़ता नहीं। रात को खाना पीना उठना बैठना हर वक्त मैं उनके साथ हूँ, ताकि उनको मेंटली तौर पे और या फिजिकली तौर पे कोई उनको परेशानी ना हो या घबराहट ना हो।
जी शाहिद, शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी ये कहानी शेयर की। मेरे कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दे दें आप, ताकि हम जो जी हमारी जी। जो ऑडियंस है उन्हें थोड़ी आसानी हो। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने मेंशन किया, जो कि मुझे जो हफ्सा ने बताया था, जो आपने बताया है, साफ नजर आ रहा है कि पैसे तो छोड़ें, जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। पैसे तो बंदा लगा देता है, पैसे लोग घर बेच देते हैं, गाड़ियां बेच देते हैं। लेकिन ये आपने जो बताया कि एक टेस्ट की रिपोर्ट 20 दिन में आएगी, एक टेस्ट का अपॉइंटमेंट आपको महीने बाद का मिलेगा, और फिर जी उसके बाद हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, शहर से शहर जाना। आप क्या समझते हैं, हाउ डेट्रीमेंटल इज दिस इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर? मतलब कितना फर्क पड़ता है अगर किसी बंदे को एक दिन पता चले, अगले दिन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, या एक हफ्ते में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, या किसी बंदे को एक दिन पता चले और उसका 2 महीने बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, इससे उसके अच्छा, कैंसर ये पे जो कितना फर्क पड़ता है? ये मैं आपको ना एक मैं ऑब्जर्वेशन अपनी बताता हूँ। जो शौकत खानम है, क्योंकि उसके अंदर सब चीजें सिस्टमेटिक होती हैं, हर चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो वहां पर ये सिस्टम बहुत, ये जो चेन है ऑपरेशन की, ट्रीटमेंट की, ये बहुत तेज होती है। लाइक आपका एक ही दिन में आपके सब टेस्ट होंगे, जितने टेस्ट होने हैं वो आपको एक दिन अपॉइंटमेंट देते हैं, आपके सबके सब टेस्ट एक दिन में होते हैं, फिर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद आपका ऑपरेशन होता है और फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। ये उधर एक चेन बनी हुई है और वो चेन अच्छी सही है। अब अगर आप मीनार के अंदर आ जाएं, या मीनार, ये एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं, ये मीनार है, बहावलपुर के अंदर भी एक हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, लाहौर में भी, ये सब एटॉमिक कमीशन पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के वालों के। तो ये सिर्फ और ये सिर्फ स्टेट ट्रीटमेंट ओन्ड करते है, हैं। हाँ, ये सिर्फ रियासती कीमोथेरेपी। जी। रियासती इदारे हैं तो ये। जी, तो ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। ये पहले सेमी जी। गवर्नमेंट थे, लेकिन अब प्राइवेट। तो मैं जो आप मुझे ये कह रहे हो ना कि ये डायग्नोज और ऑपरेशन के अंदर कितना, आप यहीं से देख लें कि अगर सिर्फ इस चेन को इन छोटे इदारों के अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो मरीज को मेंटली सिकनेस से बचाया जा सकता है। जो शौकत खानम है, वहां पर जो काम हो रहा है, जो उसकी चेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से कुछ ना कहीं ये चेन इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को मेंटली सिकनेस से कम बचाना है, और उसको जल्द से जल्द अगले प्रोसीजर में लेकर आना है, एक स्टेप से निकाल के दूसरे स्टेप में जल्द से जल्द लेकर आना है, ताकि उसकी मेंटली, क्योंकि वो जितने दिन अकेले बैठ रहेगा, सोचता रहेगा। लाइक मेरी अम्मी को एक दिन उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, और अपॉइंटमेंट देने के बाद उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद आपका ऑपरेशन होगा। आई वॉज थिंकिंग कि भाई 2 महीने के बाद जब मैं ऑपरेशन करवाने आऊंगा तो मेरी अम्मी तो खत्म हो जाएगी, तब तक मैं क्या करूंगा 2 महीने के बाद? तो फिर वो भी हमने जल्दी, बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लिया उनसे, तो वो 1-2 दिन के अंदर हमने अपॉइंटमेंट लेके ऑपरेशन करवा लिया। तो ये जो चेन के अंदर गैप्स है ना, लाइक ये गैप्स ही इन छोटे हॉस्पिटल्स को बहुत नकारा बना रहे हैं। लाइक मैं समझता हूँ कि मीनार भी अच्छा काम कर रहा है, अनमोल भी अच्छा काम कर रहा है, पीनो है, ये सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो चेन है वो बहुत ज्यादा वीक है। चेन के अंदर लूप्स बहुत हैं, एक काम कहीं होगा, दूसरा काम कहीं होगा। बायोप्सी वो खुद नहीं करेंगे, बायोप्सी वो कहेंगे आपको आगा खान वालों से करवा के लाओ, आगा खान वालों से नहीं कहेंगे तो शौकत खानम से करवा के लाओ, ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं, आप कहीं और से लेकर आओ। तो ये ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, ये जितने हॉस्पिटल हैं ये ऑपरेशन खुद नहीं करते, ये आपको कहते हैं कि आप किसी बाहरी किसी सर्जन से ऑपरेशन करवा कर। तो ये जो लूप्स हैं, देखो ना, हर जगह पर डिवाइड हो चुके हैं। तो अगर इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लिया जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा मेंटली तौर पर बचाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि शौकत खानम वालों को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करना चाहिए। लाइक उन्होंने हमारा फ्री इलाज नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया? कि मेरी वालदा 45+ थी, लेकिन कैंसर के 70% जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं, उनकी एज है ही 45+। तो अगर अच्छा। आप सिर्फ 25 का इलाज फ्री कर रहे हैं बैक पर, 45 उनकी एक लिमिट है कि 45+ से ऊपर वाले का हम फ्री इलाज नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेस्ट ये मजाक कैंसर की मत चला, 7 नहीं करते वो फ्री ऑपरेशन। तो वो ज्यादती है, कहते हैं कि कुल आप आप, ज्यादती करो। उन्होंने मुझे 12 से 13 लाख रुपए का बिल बनाकर दे दिया था कि अगर आपने इलाज करवाना है तो आप ये 12-13 लाख रुपए का बिल पे करेंगे। तो ये 12-13 लाख रुपए तो मैं पे ही नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मुझे ये बताएं, 70% अबव जो ब्रेस्ट कैंसर की जो रेशियो है वो 70% अबव है 45+ औरतों के अंदर, और आप 45+ औरतों का इलाज ही नहीं कर रहे। तो ये तो एक बिल्कुल नॉन सेंस की एक उनकी लॉजिक है जो उन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है। उनको इस रूल के बारे में जरा सोचना चाहिए कि हम ये क्या रूल हमने रखा हुआ है। और वरना पैसे दें तो आपका इलाज हो जाएगा। आप हमें उन्होंने मुझे कहा 6 लाख रुपए आज आप हमें जमा करवा दें, 6 लाख रुपए हम आपसे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट लेंगे और आपका इलाज हम कर देंगे। तो आप ये तो बहुत बड़ी मेंटल सिकनेस दे देते हैं, और इस बारे में सोचना चाहिए, आई थिंक।
आपकी बात वजह कि देखिए, अभी तक हफ्सा से मेरी बात जो हुई, आपसे बात हुई, शौकत खानम इज डूइंग अ ग्रेट वर्क इन ट्रीटिंग द एलिमेंट, ट्रीटिंग कैंसर। लेकिन आपने जो बात मुझे बताई कि 45 प्लस जो भी एज है उसके लिए वो फुल चार्ज लेते हैं, फुल पैसे लेते हैं, तो ये आई थिंक, आई होप दे विल रिकंसिडर इट। अभी इस पे बात मुझे आज खुद पहली दफा पता चला है। मैं भी तक समझता था शौकत खानम में काफी अच्छा दर है, इदारा तो अच्छा है, लेकिन उनको ऐसी कुछ पॉलिसीज पे नजरसानी करनी चाहिए। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हाउ डिड यू डील विद इट, मतलब अगर मैं अपने ऊपर रखूं ये बात, और खुदा ना ख्वास्ता मुझे पता चले कि मेरी जो वालदा हैं उनको खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, और फिर उसके बाद इतना मसले, इतने मसाइल के इधर टेस्ट हो रहा है, इधर टेस्ट नहीं हो रहा, इतने डेट्स, इतने ऑपरेशंस, मैं अगर अपने आप पर रखूं ये, तो बहुत मुश्किल है। मैं एक साइकोलॉजिकली एक इंसान के लिए डील करना बहुत मुश्किल है। तो हाउ डिड यू डील विद इट? क्या आपने किसी से, मतलब काफी लोग थेरेपी जाते हैं, काफी लोग साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, तो क्या आपने ऐसा कुछ किया या नहीं किया? अच्छा, मेरे वालिद साहब की डेथ तकरीबन 4 से 5 साल पहले हुई थी। मैं उसके बाद मैं ही अपने घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरे सबसे छोटे भाई हैं, बहनें बड़ी हैं मुझसे, तो वालदा का सपोर्ट तो मुझे ही करना था। मैं अपने थर्ड सेमेस्टर की इनरोलमेंट वगैरह भी कर चुका था, और सेमेस्टर स्टार्ट होने में तकरीबन 2 से 3 दिन रह गए थे। उस वक्त मुझे डिसाइड करना था कि अब मैंने सेमेस्टर लेना है या नहीं लेना। और मैंने ईमेल कर दी प्रोग्राम ऑफिस को कि भाई मैं सेमेस्टर नहीं ले रहा, मैं फ्रीज कर, और मैंने फ्रीज कर दिया अपना सेमेस्टर। तो ये वो मरहला था कि जहां पर मुझे दो में से एक चीज सिलेक्ट करनी थी, अपनी वालदा या अपनी स्टडी। और एट दैट टाइम आई सिलेक्टेड माय मदर कि भाई वालदा है तो मैं हूँ, और अगर मैं हूँ तो मेरी वालदा। तो मैं उनको अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था उस वक्त। ये सबसे बेसिक चीज थी, उनको अकेला नहीं छोड़ना, किसी तरह अकेला नहीं छोड़ना। तो मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने अपने सेमेस्टर फ्रीज करना बेहतर समझे, बजाय इसके कि मैं अ, अपनी वालदा को छोड़कर वहां चला जाता और फिर जब मुझे टाइम मिलता, क्योंकि पंजाब से कराची आना जाना भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि जो टेस्ट थे, टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए मुझे अपने घर से मुल्तान जाना पड़ता है। मुल्तान काफी दूर है। मुल्तान इसी तरह समझ लें जिस तरह सदर से बहरिया टाउन है कराची का, तो बहुत फासला है। तो 40 50 50 60 किलोमीटर दूर है। तो ये रोजाना मैं तकरीबन मैं 2 2 दिन भी गया हूँ। सुबह के वक्त जाता था, शाम के वक्त आ रहा था, शाम के वक्त जाता था, अक्सर सुबह के वक्त आता था। तो ये मैं रोजाना जाता था, बड़े मसले मसाइल होते थे। लेकिन इस सब प्रोसीजर के दौरान मैंने मेंटली तौर पे ना अपने आप को एक बात पर रखा हुआ था कि मैं गिला नहीं करूंगा किसी के साथ। और मैंने किसी के साथ गिला शिकवा नहीं किया अपने। मैंने किसी छोटे भाई को नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आओ। मैंने किसी को कोई टेस्ट की रिपोर्ट लेने तक के लिए भी नहीं भेजा। जो काम भी करना होता था मैं खुद करने जाता था। किसी के ऊपर मैंने काम डिवाइड नहीं किया, किसी अंकल को, किसी को। हालांकि मैं अंकल वाज मोर सपोर्टिव। जब मुझे शौकत खान वालों ने मुझे 12 लाख रुपए का बिल बना कर दिया था, तो मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि भाई अगर तुम्हें पैसे हैं, मैं पैसे पूरे पे कर दूंगा। तुमने इलाज करवाना है, तुम इलाज करवाओ, कोई मसला नहीं है, पैसों की टेंशन मत लो। बट फिर मैं सोचा कि बस ये ऑपरेशन होगा और उसके बाद कीमोथेरेपीज होंगी, ऑपरेशन हमारा हो जाएगा और कीमोथेरेपीज हम मीनार से करवा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीनार इज वेरी बेटर इन के वहां पर कीमोथेरेपीज हमारी फ्री हो रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, कोई हमसे वो चार्जेस कम नहीं ले रहे, हमें वो अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं जो एटॉमिक एनर्जी वालों ने बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट इदारा होकर, एक छोटा सा इदारा होकर, जो अपने दिन के तकरीबन 70% मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमें आई थिंक मैं पहले ये सोचता था कि शौकत खानम को डोनेशन देनी चाहिए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शौकत खानम को डोनेशन देने वाले अब बहुत हैं। उनको वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रखता है, उसको बहुत लोग डोनेट करते हैं। लेकिन मीनार, ये अनमोल, ये नूरी, इन हॉस्पिटल्स को कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता। और ये इदारे बहुत अच्छा काम करें, इनको डोनेशंस की जरूरत है, इनको डोनेशंस दें। और ये सच में काम कर रहे होते हैं। लाइक एक एक कीमोथेरेपी का जो बिल होता है वो 25 से 30 हजार रुपये होता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जब मुझे उन्होंने कहा था कि एक टेस्ट से अगर आपका वो पॉजिटिव आ गया तो आपके 18 लाख रुपए के इंजेक्शन लगेंगे आपकी बात। आई वॉज इन शॉक कि 18 लाख रुपए के इंजेक्शन, वो कहते हैं 18 इंजेक्शन लगेंगे, एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए के। तो वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया, और वो
वो खुद अकोमोडेट करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम 18 लाख रुपए हम खुद पे कर लेंगे, आप टेंशन मत लें, हम आपको पैसे वो भी डोनेशन के जरिए आपको 18 लाख रुपए के इंजेक्शन भी लेकर दे देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात थी जो मैंने उधर देखी। यहाँ पर ज्यादा बेहतर इलाज होता है, चलो गरीब गरीब का सबसे ज्यादा सोचा जाता है गरीब का। तो शौकत खाना मुझे जाकर उस दिन तो ऐसा ही लगा था कि ये गरीब के पैसों से बनाई गई अमीरों के लिए सहूलत है। जब गरीब का यहाँ पर इलाज ही नहीं हो सकता तो फिर फॉर व्हाट द बिल्डिंग इज स्टैंडिंग है। जी शाहिद, तो चलें, आपका पॉइंट आ गया। और अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अब आपकी वालदा कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है? इज शी इन रिमिशन? वो क्या वो रिमिशन में है या वो क्योर हो चुकी हैं? एंड ठीक है कि इस वक्त ना ज्यादातर जिद होती है उनकी खाने पीने के अंदर कि मैंने ये खाना है, मैंने नहीं खाना। और द इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई मैं खाना पीना भी खुद बना कर देता हूँ अपनी वालदा को, दोपहर का खाना मैं खुद बनाता हूँ। तो जो वो कहती हैं, जब कभी उन्हें मछली खानी है तो फिश खानी है तो मैं फिश उनको ला के दे देता हूँ। जब कभी उन्होंने खिचड़ी खानी है तो मैं खिचड़ी ला के दे देता हूँ, जो वो डिमांड करती हैं। क्योंकि इसमें कीमोथेरेपी के दौरान जो टेस्ट होता है, टेस्ट बड्स आपका हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हमें कुछ स्पाइसी, तो स्पाइसी आप दे नहीं सकते, उनके स्टमक का मसला हो जाएगा। आप उनको फ्रूट्स ही दे सकते हैं, दूसरी चीजें वो हजम नहीं कर सकती, वो ज्यादातर क्या कहते हैं उसे, या तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वोमिटिंग तो बहुत ज्यादा वो है ना, आप जरा सा कोई भी अगर रोटी भी खाते हैं ना, वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बहुत सॉफ्ट चीजें इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं, जूसेस ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं। तो इस प्रोसीजर के दरमियान वो ज्यादा से ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग इसी वजह से है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, तो मैं हर वक्त अपने पास, और मैं ज्यादा से ज्यादा कम लोगों से उनको मिलने देता हूँ। किसी से मैं उनको इतना मिलने नहीं देता। क्यों? वो लोग यहीं आके कहते हैं कि हमारे उसको भी कीमोथेरेपी हो गई थी, वो फिर भी मर गया। समझ गया तो मैं। इस चीज से बचाने के लिए मैं उनको इतना किसी से और फिर मिलने भी नहीं देता। और चंद लोग लोग, हैं उनसे सबसे बोलिए ज्यादा बोलिए। करीब है, जो मेरी वालदा के करीब कुछ चंद लोग हैं, कुछ मेरी वालदा के दोस्त हैं, वो गली की मोहल्ले की तो हमसाए हैं। उन वो लोग आते हैं, वो मेरी वालदा के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। और दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तुमको कहता हूँ कि आप मेरी वालदा के पास आके बैठा करें, इनसे गपशप लगाया करें, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो गपशप लगाते हैं तो वो मेंटली तौर पर उनको बहुत ज्यादा सुकून है इसी वजह से। चलिए, अब फिर ये लोगों से मिलने वाला एक और मसला भी होता है कि पीपल फिर जब वो लोग आते हैं तो बोलते हैं मेरे बाबे से दम दुरूद करा लो, या ये पानी में घोल के ये हाँ पी हाँ, लो। ये जो तो ये अच्छा ये बड़ा जो सीन चीज होता है, है। ये जो पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया। जब मैं डायग्नोसिस के बाद में जब ट्रीटमेंट के लिए गया था, लाइक बोन स्कैन के लिए एक होता है कि आपको इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन 3 घंटे चलते हैं, 3 घंटे आपकी बॉडी में रहेगा, उसके बाद आपका बोन स्कैन होता है। अब उस दिन जितने भी मरीज हमारे इर्द गिर्द बैठे थे ना, उनकी जुबानों पर सिर्फ एक ही चीज थी कि हम वो दम दरूद के चक्कर में पड़ गए, हमारा कैंसर बढ़ गया, हम शायद ना जाते उधर तो हमारा बेहतर हो जाता, ये तो हमारा स्टेज ही बढ़ गया। तो एक और चीज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा कि कभी भी आप किसी लेडी डॉक्टर के पास, अगर आपको ब्रेस्ट में लंप है ना, आप कभी किसी फिजिशियन के पास मत जाएं। ये जो फिजिशियंस हैं, ये लेडी डॉक्टर्स किसी और चीज नहीं, ये गायनोलॉजिस्ट हैं, ये आपको नहीं चेक कर सकती, इसके लिए बकायदा एक अलग डॉक्टर है, वो आपको चेक करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको कैंसर है या नहीं। तो एक मुझे दो वहां पर सर्वाइवर मिला, तो उसने मुझे कहा, कहता कि मेरी वालदा को ब्रेस्ट कैंसर था लेकिन हमें नहीं पता चला। मेरी वालदा को जब खांसी स्टार्ट हो गई तो हमें लगा कि शायद मेरी वालदा को टीबी है, लेकिन ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर चुका था। तो अब हमने ब्रेस्ट कैंसर का वो टीबी का इलाज करवाते रहे 6 मंथ गुजर गए। 6 मंथ पास आउट होने के बाद हमें डॉक्टर, जब हमने फिर उसके बाद हमने उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा ली, वैक्सीनेशन के दौरान खून आने लग गया, तो फिर हमने टेस्ट करवाया, तो उसके बाद पता चला कि मेरी वालदा के पूरे जिस्म में, हड्डियों से लेकर गुर्दे और गुर्दों से लेकर लंग्स तक हर चीज में कैंसर के सेल हैं। तो कहता है उस वक्त मुझे इतना अफसोस हुआ अपने आप पर कि काश मैं अपनी वालदा को किसी अच्छी, कहती पहली बात तो ये कि मेरी वालदा ने अपनी खुद एक गलती की कि हमें बताया नहीं कि मेरे ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप है। उन्होंने इस चीज को बहुत लाइट लिया। जब डायग्नोज हुआ तो मैंने अपनी वालदा से पूछा कि उनको कोई चेस्ट के अंदर कोई लंप है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे है एक लंप। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं बताया आपने मुझे, हम तो टीवी का इलाज करवाते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट लंप है, ये तो हर एक को, यानी आफ्टर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है खवातीन के अंदर, तो उस पीरियड के दौरान
बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके खत्म हो गए हैं, अब ये पीरियड्स इनको दोबारा नहीं आएंगे, तो उसके बाद ये कैंसर के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस पीरियड के दौरान उनको ये जो लम्स हैं इनको बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते अगर है तो खत्म हो गया तो इट्स ओके, बट अगर वो अपनी जगह पर है और ये दर्द तो बिल्कुल नहीं करता, जिस तरह हफ्सा ने बताया ना कि दर्द नहीं करता, मेरी वालदा को भी सिर्फ एक कंसर्न था, क्योंकि ये दर्द नहीं कर रहा मुझे कोई इशू नहीं। आई वाज कि भाई ये दर्द नहीं कर रहा है, ये पेनिट्रेट कर यही रहा है तो पूरे इशू है। जिस्म में। हाँ, तो फिर जाकर उनको समझ आई। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मेंटली तौर पे आप अपने मरीज को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। मेंटली तौर पे जहां गया वो फिर गया, फिर नहीं वो वापिस आ सकता। कीमोथेरेपी इज वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट, यानी ऑपरेशन से भी ज्यादा पेनफुल ये कीमोथेरेपी है। जी बट इसके अंदर आपको मरीज को अपने साथ रखना पड़ता है, उसकी हर बात माननी पड़ती है। जिद करेगा, खाना पीना नहीं खाएगा, जो भी करता है, लेकिन आपको उनके साथ हर वक्त रहना थैंक पड़ता यू। है। तो शाहिद आपको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हफ्सा आर यू हेयर? हफ्सा आप इधर हैं या नहीं है? आई वांट बोथ ऑफ देम। शाहिद आपको आवाज़ आ रही है मेरी अब? यस यस, मुझे आपकी आवाज आ रही है। शाहिद और हफ्सा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ आए, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया, आप लोगों से बात करने में बहुत इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए भी और मेरी ऑडियंस के लिए भी। एंड हफ्सा, कंग्रेचुलेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आगे भी ज़िंदगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत औरत हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बीमारी से लड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आगे भी ऐसे ही खुश रहेगी। शाहिद, ऑनेस्टली यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गाइज आई एवर मेट। आपको देखकर मैं समझता हूँ कि मैं शायद एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह आपने अपनी वालदा की मदद की, जिस तरह आप उनके साथ खड़े रहे, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी को, सोशल लाइफ को, अपनी खुद की ज़ाती ज़िंदगी को साइड पे रखा और अपनी वालदा को तरजीह दी। और एक मुश्किल, सिर्फ तरजीह देना ऐसे नहीं कि फाइनेंशियली या किसी रिलेशन में, आपने तरजीह दी ऐसे मौके पर जब वो अपनी जिंदगी की एक ऐसी जंग लड़ रही हैं जो मैं दुआ करूंगा किसी पर ना आए, किसी पे ऐसी सिचुएशन ना आए। आपने बहुत बहुत स्ट्रांगली उनका सपोर्ट किया, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। कंग्रेचुलेट, मतलब आपको दाद दूंगा मैं। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि आपकी वालदा जल्द सेहतयाब हो और आपसे मैं कैंपस में मुलाकात करूं नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर, व्हेनेवर यू वांट टू कम बैक। एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। एंड मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होऊंगा कि गाइज, I don't know how many people are hearing this. I don't know how many people will hear this. Breast cancer is a reality. Cancer is a reality, right? Just break the stigma about it. We have posts on the internet. We have posts on Facebook, posts on Instagram, posts on Twitter, Tumblr. Every single social media has posts about it. There are videos on YouTube. There are videos everywhere. Diagnose yourself, check yourself. To the women, to the young women from my university, from my colleges, to older women, to our teachers, to our mothers, to our sisters, and also to men. ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये दिस इज अ स्टिग्मा। मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, आपको भी, मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं अभी सुन रहे होंगे या जो सुनेंगे, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सीरियस लें इस बात को, अपने आप को डायग्नोस करने की कोशिश करें। Check your area, check the areas around your breast, check the areas around your armpits, check the areas around your nipples. You can detect breast cancer. And जिस तरह हफ्सा ने और शाहिद ने बात की कि जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी ही आसानी है उसके लिए, उतनी ही जल्दी आप उससे लड़ सकेंगे। जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आसानी होगी। और एक और चीज जिस तरह हफ्सा ने मेंशन किया था कि स्टिग्माज हैं कि औरत ब्रेस्ट फीड नहीं करती, या जल्दी शादी हो गई, या लेट शादी हो गई। दिस इज रॉन्ग, मतलब मेडिकल साइंस हैज प्रूवन दिस रॉन्ग। ऐसी बातें ना किया करें। आप कोशिश करें कि जो लोग इससे लड़ रहे हैं, जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, या जो लोगों के करीबी लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान और हमारी सोसाइटी, खासकर स्पेसिफिकली सोसाइटी, हम इसके इर्द गिर्द का स्टिग्मा खत्म करेंगे और इस बीमारी के जो 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 असरात हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर वो कम होंगे। I'll see you in the next webinar. This is it from my side and from the team of the IBA Times. Thank you. Allah Hafiz.